नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां स्पीकर के पद को लेकर के चुनाव होना तय है। और दूसरी बड़ी खबर बिहार से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि वो चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तीसरी बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर के बड़ा दावा किया। वहीं चौथी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई होगी, जहां विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस में कलह की खबर सामने आ रही है। पांचवी और आखिरी बड़ी खबर T20 से जुड़ी हुई है, जहां अफगानिस्तान टीम ने इतिहास रच दिया है और सेमीफाइनल में पहुंच गए। तो इस 5 विंडो के जरिए आपको 5 बड़ी खबर दिखा रहे हैं। तो अब चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 18वीं लोकसभा में पक्ष और विपक्ष में तल्खी की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा स्पीकर पद के लिए सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच सहमति नहीं बन पाई और अब स्पीकर पद को लेकर के चुनाव होगा। ओम बिरला एनडीए तो के सुरेश विपक्षी गठबंधन की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार होगा कि जब स्पीकर पद के लिए मतदान होगा। लोकसभा स्पीकर पद के लिए कल यानी कि 26 जून की सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। एनडीए की तरफ से ओम बिरला और विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद के सुरेश उम्मीदवार होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद आमतौर पर स्पीकर पद के लिए पक्ष और विपक्ष में सहमति बन जाती है, लेकिन भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार लोकसभा का स्पीकर तय करने के लिए भी चुनाव होगा। इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के सांसद के सुरेश को स्पीकर पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। और दूसरी तरफ बीजेपी सांसद ओम बिरला ने भी एनडीए की ओर से स्पीकर चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, अब इतिहास में आज़ादी के बाद इतिहास में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होने हैं और दोनों ही दलों के, जो चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों ही दलों के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी, उनका नामांकन भी दाखिल कर दिया गया है। इस वक्त इसे लेकर के क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? और इसके साथ ही राहुल गांधी के भी स्टेटमेंट सामने आए थे, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अगर उपसभापति का पद दिया जाता है तो वो स्पीकर को समर्थन देंगे। जो बिल्कुल गरिमा, देखिए अब लोग स्पीकर को लेकर दिल्ली में सियासत जो है वो गर्मा गई है। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से शुरुआती में दौर में एक खबर सामने आ रही थी कि स्पीकर के लिए सहमति बन गई, लेकिन बाद में ये पिक्चर क्लियर हो गई और एनडीए और इंडिया दोनों की तरफ से ही नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया गया। जिस तरीके से चर्चा थी कि एनडीए की तरफ से ओम बिरला ही नहीं, तो उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया। वह इंडिया गठबंधन से के सुरेश का नाम जो है वो लगातार चर्चाओं में था, तो के सुरेश ने भी अब अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि राजनाथ सिंह जो है उन्होंने बात करी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वहीं राजनाथ सिंह की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मान करता हूँ, वो काफी सीनियर है और साथ ही मुझे उनसे 3 बार बात भी हुई है। लेकिन जैसे राहुल गांधी संसद में पहुंचे और उन्होंने बयान दिया कि वो करते नहीं है, रिटर्न कॉल अभी तक नहीं आया है। रिटर्न कॉल को लेकर उन्होंने बार बार ये मीडिया से कहा है कि रिटर्न कॉल की बात कही गई थी कि रिटर्न कॉल करेंगे, लेकिन रिटर्न कॉल नहीं आया। हमने तो ये कह दिया था कि हम स्पीकर पद के साथ जो है वो सहमति बनाएंगे, लेकिन हमें डिप्टी स्पीकर जो पद है वो चाहिए। उसके बाद लगातार जो है वो सियासत गरमाई हुई है। वहीं चिराग पासवान की तरफ से और तमाम जो एनडीए के नेता हैं उनकी तरफ से जो बयान है गरिमा वो सामने आने शुरू हो गए। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये किस तरीके की राजनीति है, हम इस तरह की राजनीति की निंदा करते हैं, क्योंकि स्पीकर जो वो होता है वो किसी पार्टी का थोड़ी होता है, वो तो सदन का होता है। तो अगर ऐसी राजनीति की जा रही है तो ये बहुत गलत है। भाई कंगना रनौत ने भी ये बात कही है कि अगर इस तरीके की राजनीति हो रही है तो हम निंदा करते हैं। इमरजेंसी पर मेरी मूवी आ रही है, मुझसे साफ हो जाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से चाहे डिम्पल यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमने डिप्टी स्पीकर की मांग की थी, हमारी वो मांग पूरी नहीं हुई है, तो अब हमने भी जो है नामांकन कर दिया है। और ये परंपरा है, हालांकि आज तक इतिहास में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार हो रहा है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है और देखना दिलचस्प होगा कि कल जब 11 बजे वोटिंग होगी क्या कुछ उसके बाद सामने आता है। जी तनु, जिस तरह से आप तमाम जानकारियां साझा कर रही हैं, कल का इंतजार अब सभी को है, क्योंकि कल जो तस्वीरें हैं वो सर्कमस्टेंसेस है वो साफ हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले जिस तरह से हमने जब लोकसभा के जब परिणाम सामने आए थे तो तमाम तरह के कयास एनडीए और इंडिया को लेकर के लगाए जा रहे थे और इसके साथ ही पीएम मोदी विपक्ष में बैठेंगे, इस तरह की भी बातें निकल के सामने आ रही थी। और अब लोकसभा के स्पीकर को लेकर के भी तमाम तरह के स्टेटमेंट लगातार सभी के सामने आ रहे हैं।
जी बिल्कुल गरिमा, देखिए इस बार का जो चुनाव था वो भी बड़ा दिलचस्प था, और अब लोकसभा का स्पीकर का जो चुनाव होने जा रहा है वो भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आप देखिए ना कि इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा आमतौर पर सहमति बन जाती थी, लेकिन जिस तरीके से इस बार इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन भी काफी जोरदार रहा है और इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में है, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। और वहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि डिप्टी स्पीकर की मांग जो है इंडिया गठबंधन कर सकता है, लेकिन ये भी कयास थे कि बीजेपी अपना उम्मीदवार ही उतारेगी और डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नहीं देंगे। और देखिए आज हुआ भी वही, और जिस तरीके से लगातार चर्चाएं थी कि वोटिंग होगी, और अब वो कल का दिन आ गया जब वोटिंग होगी, और ये कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश की पहचान भी है कि हमारे देश में जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि संविधान खतरे में है, अब आप देखिए गरिमा जिस तरीके से बातें कही गई थी, आज खुद मुंह पर ताला लगाने वाला काम आज हुआ है, क्योंकि ये सच में लोकतांत्रिक देश है और यहाँ अधिकार है सबको अपनी बातें रखने का, अपना नेता चुनने का, और चाहे लोकसभा स्पीकर हो उसको भी चुनने का, और विपक्ष की मजबूती इस बात को बताती है। ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो स्पीकर के पद को लेकर के अब कल 11 बजे चुनाव होने हैं। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इस संबंध में बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और अपार बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हमारी पार्टी के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व दोनों का यही फैसला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस बात की घोषणा पहले ही कर दी थी कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे भी रहेगी। लोकसभा सीट बंटवारे के समय सीट घटाई जाते समय ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनता दल यूनाइटेड को इस बात का आश्वासन दिया गया था और बाकी घटक दलों ने भी उसी को देखते हुए कम सीटों पर समझौता भी किया था। अब लोग लगातार सवाल कर रहे थे कि क्या 2025 के विधानसभा में बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, और इस सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 1996 से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अब जिस तरह से देखा जा रहा है और तमाम स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली है, सीएम के नेतृत्व में चुनाव बिहार में लड़ा जाएगा, लेकिन अब इसे किस तरह से जोड़ के देखें, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव का जब परिणाम सामने आया तो नीतीश कुमार को लेकर के तमाम तरह के सस्पेंस बरकरार थे। हालांकि उसके बाद उन्होंने अपना समर्थन दिया एनडीए को और एक बार फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, और अब बिहार में चुनाव को लेकर की भी तस्वीरें लगातार जिस तरह से हम साफ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मैनेजमेंट इसे इस तौर पर समझा जाए बीजेपी और जेडीयू के बीच। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय चुनाव था लोकसभा चुनाव का, और उस समय नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री का जो युगल जोड़ी हो गई थी बिहार में, तो उसी समय से लग रहा था कि दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। लेकिन जिस तरह से नीतीश, सॉरी माफ करिएगा, एनडीए की सरकार यानी बीजेपी की फुल बहुमत नहीं आई, उसी दिन तय हो गई कि अब जो है नीतीश कुमार ऑलरेडी बिहार विधानसभा चुनाव 25 का उनके नेतृत्व में लड़ी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जिस तरह से यहाँ कमोबेश सत्ता के गलियारों में चर्चा होती थी कि इनकी सीटें कम आ जाएगी, वो बात सत्य है कि 7 सीटों का नुकसान हुआ जेडीयू का, ये बात सत्य है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी को बहुमत नहीं आई केंद्र में, तो उस समय अब जो है जेडीयू को अब जो है केंद्र में जेडीयू को समर्थन की जरूरत है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कहीं न कहीं अब जो है बीजेपी पार्टी जो है अब उनके नजर में शालीनता दिख रही है, और यही कारण है कि इन्होंने सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से बयानबाजी करके ये कहा कि ये 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। लेकिन मजबूरी भी है, ये बात नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं थी चुनाव के पूर्व कि कुछ बड़ा खेला होगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी को बहुमत नहीं आई केंद्र में, तो साफ हो गया, उसी दिन साफ हो गया कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। जी ठीक है धर्मेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो अब 2025 में बिहार चुनाव में गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार ही होगी और तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर के बड़ा दावा किया। उन्होंने पहली बारिश में छत से पानी टपकने की बात कही है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि पहली ही बारिश में छत से पानी टपकने लगा है। गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान है वहां जलभराव हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं किए गए तो दर्शन और पूजन भी बंद करने पड़ेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हुआ था और अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी का ये कहना है कि पहली बारिश में छत से पानी गिरने लगा है और उन्होंने जांच की भी मांग की है। वहीं गर्भगृह की छत टपकने की समस्या पर सबसे पहले तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र ने अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी टपकने की बातें निराधार हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी अंकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकुर, अब जिस तरह से जल भराव की बातें मुख्य पुजारी ने कही और वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर के इस बातों को निराधार की भी बातें कही जा रही है मंदिर प्रशासन की तरफ से, पुजारी की तरफ से, लेकिन क्या कुछ स्थिति असल क्या कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पे? क्योंकि कई जगहों पर हमने सोशल मीडिया में तस्वीरें देखी जहां राम मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने के बाद गड्ढे की भी तस्वीरें हम देख रहे हैं और इसके साथ ही मंदिर जहां पर दर्शन करते हैं, जहां पर रामलला विराजे हैं, वहां पर छत से पानी टपकने की बातें निकल के सामने आई हैं। जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहले बात इसमें ये सामने आई है कि मंदिर जो निर्माण किया गया है रामलला के मुख्य पुजारी, क्योंकि ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मीडिया से दूरी बनाई है और मीडिया को राम जन्मभूमि के अंदर जाने से प्रतिबंधित कर दिया है। मीडिया को बिल्कुल राम मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें मीडिया नहीं ले पा रही है। अंदर की तस्वीरें फिलहाल मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास ने, उन्होंने सीधी तौर पर बयान दिया है, साफ किया है कि मंदिर के गर्भगृह में पानी और पानी जो है उसका भराव जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन तमाम बयानों के बीच मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपुण मिश्रा, उन्होंने आज बयान दिया है, खासतौर पर सीधी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि जो रामलला के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास ने जो दावा किया है उसको मैं खारिज करता हूँ। निपुण मिश्रा ने जो बयान दिया, उन्होंने सीधी तौर पर ये कहा है कि अभी जो है जो मंडप है, मंडप निर्माणाधीन है, मंडप की छत जो है तृतीय मंजिल पर जाकर के पूरी होगी। तृतीय तल पर गुण मंडप की छत पड़ने के बाद ही रुकेगा बारिश का पानी। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है जो मंडप है, मंडप की इसके पहले शंकराचार्यों ने भी इसका विरोध किया था, जहाँ मंडप नहीं तैयार प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, उसी मंडप की बात अब चल रही है कि मंडप जो है अभी निर्माण नहीं हुआ, तीसरे मंदिर से मंडप निर्माण हो जाएगा। इसके बाद जो जल का रसाव है वो जो है रुकेगा। हालांकि भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष ने दावा किया है कि जो जल भराव की बात कही जा रही है वो पूर्णतः गलत है। मंडप के ऊपर से थोड़े। ठीक है अंकुर, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जलभराव की खबर आने के बाद भक्तों में नाराजगी भी अयोध्या में देखी जा रही है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में सब ठीक लग रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में पहले ही पार्टी में गुटबाजी उभरकर सामने आने लगी है। मुंबई कांग्रेस के खेमे ने वर्षा गायकवाड़ हटाओ मुहिम की शुरुआत कर दी है। मुंबई कांग्रेस के 16 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली हाईकमान को पत्र लिखकर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के कामकाज पर उंगली उठाई है। उनका कहना है कि इस साल अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहले पार्टी को मजबूत बनाना है और इसके लिए गायकवाड़ के पास समय नहीं है। 16 जून को लिखे पत्र में कांग्रेस नेतृत्व से विधानसभा चुनाव और मुंबई महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर शहर में पार्टी को पुनर्जीवित करने पर चर्चा के लिए वक्त मांगा गया। सूत्रों ने बताया कि इनमें से ज्यादातर नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। तो कांग्रेस ने वर्षा गायकवाड़ को हटाने की मांग की है, पत्र लिखा गया है और इसे लेकर के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से महाराष्ट्र के नेताओं ने मुलाकात की है। खड़गे को पत्र लिख करके मिलने के लिए वक्त मांगा था कांग्रेस के तमाम नेताओं ने और अब मुलाकात भी हुई है और इसके साथ ही इस पत्र के जरिए वर्षा गायकवाड़ को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। और
और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ महाराष्ट्र से हमारे ब्यूरो चीफ राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के जब परिणाम सामने आए थे तो कांग्रेस में खुशी देखी जा रही थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इन सब के बीच अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को हटाने की मांग लगातार ये मुहिम चलाया जा रहा है और पत्राचार भी किया गया है आलाकमान की तरफ से। क्या कुछ स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में नजर आ रही है कांग्रेस को लेकर के? मैं बता दूं, जिस तरह से वर्षा गायकवाड़ को लेकर पहले भी क्या नाम है कांग्रेस में दो खेमे में बटे हुए थे। जब उनको लोकसभा सीट के लिए निर्वाचित किया गया था और जीत भी गई, लेकिन उससे पहले से ही नाराजगी वर्षा गायकवाड़ का चल रहा था। वर्षा गायकवाड़ मुंबई की कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जहां तक सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, नाना पटोले जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है कांग्रेस से, कहीं ना कहीं उनसे अनबन चलती रहती है आए दिन। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं दो खेमे में कांग्रेस बट गई है और जिस तरह से विधानसभा चुनाव अक्टूबर में आने वाले हैं और उसके बाद फिर बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों का कहना है, कांग्रेस के यहाँ के खेमे को कहना है कि वर्षा गायकवाड़ अब निर्वाचित हो रही है लोकसभा सीट के लिए और जीत चुकी है, तो अब उनका समय बॉम्बे में नहीं दे सकते और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से लोगों की जरूरत पड़ती है, डोर टू डोर जाके उनसे बात करनी पड़ती है, तो जिस तरह सांसद बनने का उनके पास वक्त नहीं है। तो उसी को देखते हुए पहले की नाराजगी अब उभर के चली आई है, अब उसको दो खेमे में बट गई और इसी खेमे 16 सदस्यीय दल जो है, जो वरिष्ठ नेता कहलाए जाते हैं महाराष्ट्र के, वो हाईकमान के पास पहुंच गए हैं, हाईकमान राहुल गांधी के पास पहुंच गए हैं और खड़गे के साथ पहुंच गए। उनका शिकायत है कि भाई इनको मुंबई से अध्यक्ष पद से हटाया जाए और अभी ये सांसद रह चुकी है, अब सांसद के रूप में काम करें और यहाँ पे जो कैडर है उसको मजबूत करने के लिए, जिससे मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ी कांग्रेस और जिससे उसका परिणाम आया, उसको देखते हुए उत्साहित है। पुराने सभी नेता मिलकर वो चाहते हैं कि विधानसभा में भी परफॉर्मेंस दोहराई जा सके और बीएमसी में भी दोहराई जा सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही। जी गरिमा। ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस ने वर्षा गायकवाड़ हटाओ मुहिम के शुरुआत की है। खड़गे को पत्र लिख करके वर्षा गायकवाड़ को पद से हटाने की मांग की गई है। चलिए अब पांचवी और आखिरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अफगानिस्तान टीम ने इतिहास रच दिया है। उसने बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस नियम से 8 रन से हराते हुए T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के सफर पर आखिरी कील ठोक दी गई। मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 5 विकेट पर 115 रन पर रोक दिया था। लक्ष्य छोटा था, लेकिन लगातार बारिश के बीच राशिद खान की करिश्माई कप्तानी के बाद अफगानिस्तान पठानों ने कमाल कर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया तीनों के पास था, लेकिन यह सब कुछ इस मैच पर ही निर्भर करता था। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जबकि कंगारू एक रात पहले ही भारत से हार गए थे। ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश की एक छोटी जीत की जरूरत थी, जबकि अफगानिस्तान को सिर्फ जीत या मैच रद्द होने की जरूरत थी। मैच तो रद्द नहीं हुआ, लेकिन उसने करिश्माई प्रदर्शन से कमाल कर दिया। अब अफगानिस्तान की भिड़ंत 27 जून को साउथ अफ्रीका पहले सेमीफाइनल में होगी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में भारत की भिड़ंत इंग्लैंड से निर्धारित की गई है और यह मुकाबला भी 27 जून को ही खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने करिश्माई इतिहास रच दिया है और अब बारी सेमीफाइनल की है। सभी को सेमीफाइनल का इंतजार है और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जिस तरह से सभी को इंतजार था, बल्कि भारत देश में भी तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे कि आज का जो मैच है वो अफगानिस्तान जीते और ऐसा ही हुआ। अफगानिस्तान ने जीत दर्ज कराई है और अब अफगानिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुकी है। और आगे आने वाले वक्त में किस तरह से सर्कमस्टेंसेस बनते हुए नजर आएंगे मैच को लेकर के? तरीके से गरिमा आपने जिक्र किया कि अफगानिस्तान ने इतिहास रच दिया है और बांग्लादेश को जरूर हराया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया है। जिस तरीके से पूरा मैच की शुरुआत हुई, 115 रन अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए, उसके बाद 107 रन पर ही बांग्लादेश को रोक दिया गया। और ऐसे में इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया भारत से हारी थी एक रात पहले ही, उसके बाद जरूरी हो गया था कि अफगानिस्तान ये मैच हारे, तभी ऑस्ट्रेलिया किसी कीमत पर सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकती है। लेकिन यहां पर अफगानिस्तान ने मैच जीता और ऑस्ट्रेलिया के सारे सपनों को यहां पर चकनाचूर कर दिया है
और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से बाहर हो गई है। पहली बार अफगानिस्तान में यहां पर सेमीफाइनल में पहुंचा है, नॉकआउट मैचेस में पहुंचा है। और दूसरी बात यह है कि भारत के लिए जीत काफी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं, उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराया था और लगातार ये कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आगे कब बदला लेगा, भारत ऑस्ट्रेलिया से कब बदला लेगा। लेकिन इस मैच के सहारे भारत ने पहले ऑस्ट्रेलिया को हराकर बदला लिया और उसके बाद अब अफगानिस्तान ने जो बांग्लादेश को हराया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गहरे जो जख्म पर ऑस्ट्रेलिया के नमक छिड़कने का काम अफगानिस्तान ने किया है। और ऐसे में तमाम तरीके से जो सेमीफाइनल की रेस की अगर जिक्र किया जाए तो सेमीफाइनल यहां पर 27 तारीख को होने वाला है, जिसमें पहला मुकाबला अफगानिस्तान का साउथ अफ्रीका से होगा और दूसरा मुकाबला जो होगा वो भारत का इंग्लैंड के साथ खेला जाएगा। एक ही दिन ये मुकाबले हैं, सुबह अफगानिस्तान अफ्रीका से खेलेगा और शाम के टाइम रात को 8 बजे से जो दूसरा मुकाबला होगा वो भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया पर लगातार उसके मीम्स बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, अब लगातार कहा जा रहा है रोहित शर्मा ने बदला लिया है। और कल का मैच जो आपने देखा होगा, 92 रन की जो तूफानी पारी रोहित शर्मा ने खेली, सभी का बदला उसे कहा जा रहा है, क्योंकि तूफानी पारी, जबरदस्त पारी उनकी रही। और जिस तरीके से एक आंधी चली रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से, ऑस्ट्रेलिया उसमें डह गया और 205 रन के स्कोर को चेस करते करते ऑस्ट्रेलिया 181 तक सीमित रह गया, जिसके चलते एक बड़ी जीत इंडिया को मिली और ऑस्ट्रेलिया की जो सेमीफाइनल की तमाम कवायद थी, जो संभावनाएं थी, वो पूरी खत्म हो गई। जी, तो अब सभी की नजर इस सेमीफाइनल पे होंगे। तो तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया ऋषभ। अफगानिस्तान टीम ने अब बड़ा इतिहास रच दिया है और सभी की नजर अब 27 जून को होने वाले मैच पर होंगे। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।